डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। बच्चे, आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बारे में बताऊंगी, भोजन का वर्गीकरण। पहले तो हम भोजन के बारे में जानते हैं। भोजन क्या है? आप जानते हो, जल, हवा, भोजन और मकान व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसके बिना हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। भोजन के बिना आप कितने दिन तक जीवित रह सकते हो? नहीं ना, ज़्यादा दिन तक तो जीवित नहीं रह सकते आप। भोजन ग्रहण करना हमें ज़रूरी है। अब हम भोजन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, भोज्य तत्वों में क्या क्या है, इसको हमें जानना आवश्यक है। तो आप ये देखोगे, भोज्य तत्व में कौन कौन सी चीज़ आते हैं। उसमें आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और क्या आता है, जल। ये 6 चीज़ें हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। जनरली हम बोलचाल की भाषा में या ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो जल को छोड़ देते हैं। जबकि जल हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हो हमारा शरीर 65% तक जल का बना हुआ है। 66% से 70% तक हमारे शरीर किसका बना हुआ है? पानी का बना हुआ है। मतलब पानी है उसमें, शेष उसमें सॉलिड्स हैं। अब आप ये देखोगे कि विभिन्न भोज्य तत्वों के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इनमें से सबसे पहले आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन स्रोत है। आपको ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य साधन कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ताकत मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट में ही रफेज भी होता है, रेशा होता है, और ये रेशे पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में क्रमानुकुंचन में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का काम करते हैं, जिसके कारण भोजन सरलता से पच जाता है। साथ ही यह मल निष्कासन में भी मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सभी प्रकार के अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, रागी, मिलेट इत्यादि। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट आलू, शकरकंदी जैसे जड़ वाली सब्जियों में भी प्राप्त होता है। चीनी, गुड़, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और कुछ मीठे फल, उनमें भी कार्बोज पाया जाता है, जैसे आम है, उनकी मिठास जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, जिसमें मैं आगे चलकर बताऊंगी कि किस में, शुगर केन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अंगूर में कौन से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगी कि उनका जब हम वर्गीकरण करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तब हमें पता चलेगा कि किन में कौन सा चीज़ मिलता है। दूसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की वृद्धि करना, मांसपेशियों के निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, हार्मोन का निर्माण करना, रक्त का थक्का बनाना इत्यादि अनेक कार्यों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक होता है। अतः प्रोटीन को हम निर्माणात्मक तत्व कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी यील्डिंग कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक है और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है। सभी प्रकार के दालें, चाहे आप दाल मूंग का लो, मसूर का लो, अरहर, चना, छोला, राजमा, जितनी भी प्रकार की आप दालें देखते हैं, सभी प्रोटीन के अच्छे साधन हैं। और मांस और मछली, अंडा, ये उत्कृष्ट साधन है। दूध भी बहुत अच्छा साधन है प्रोटीन प्राप्ति का। और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे आपके
पनीर, चीज़, दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, दही, छाछ, इनमें भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तीसरा है आपका वसा। वसा का काम भी ऊर्जा प्रदान करना है और वसा ऊर्जा का शांत स्रोत होता है। यह शरीर को ऊर्जा और उष्णता प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसीय उत्तक के रूप में यह जमा रहता है और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे व्रत या उपवास के दिन, यात्रा के दौरान, जब कभी भोजन नहीं मिलता है, यह टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन बहुत अधिक हम वसा के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पचने में भारी होता है, आसानी से नहीं पचता है। इसलिए अगर हम वसा लेते हैं तो वसा की मात्रा भी हमें कम ही खानी चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और आपको हार्ट को ब्लॉकेज करता है, धमनियों को ब्लॉकेज कर देता है। और आप ये देखोगे कि वसा प्राप्ति का मुख्य साधन घी, तेल, मूंगफली, वनस्पति घी, चर्बी, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, अथवा जितने भी प्रकार के तिलहन हैं, सभी में वसा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, जिसे आप आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नितांत आवश्यक होता है। विटामिन में सुरक्षात्मक क्वालिटी होती है, जो बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। यह शरीर में उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग देती है। इसलिए भोजन में विटामिन युक्त आहार लेना नितांत आवश्यक है। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसके बाद देखते हैं खनिज लवण। विटामिन की भांति खनिज लवण भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य दो कार्य हैं। पहला होता है निर्माणात्मक कार्य और दूसरा होता है नियामक कार्य। मतलब निर्माणात्मक मतलब होता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस और नियामक मतलब होता है रेगुलेटरी फंक्शंस। इस प्रकार जो खनिज लवण है शरीर की वृद्धि और विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, आयरन अगर आपके आहार में होगा तो ही हीमोग्लोबिन बन पाएगा, और हीमोग्लोबिन जब बनेगा तभी आपके शरीर में रक्त की जो परिसंचरण ठीक प्रकार से होगा और आप एनीमिया, जिसको आप रक्त अल्पता कहेंगे, उससे आप बच सकेंगे। इसी प्रकार से जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम हमारे शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है। खनिज लवण में भी कुछ खनिज लवण हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और कुछ को अत्यंत ही कम मात्रा में, इसलिए इसको हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। यद्यपि हमारे शरीर में खनिज लवणों की कम आवश्यकता होती है, मगर अगर ये हमारे शरीर में नहीं मिलते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो छोटे बालकों में रिकेट्स, गर्भवती माता में ऑस्टोमेलेसिया, बूढ़ों में ऑस्टोपोरोसिस जैसे रोग हो जाएंगे। और रिकेट्स अगर बालकों में हो जाएगा तो उनकी टांगें धनुषाकार हो जाएंगे। गर्भवती माता का होगा ऑस्टोमेलेसिया तो हड्डियां दुर्बल हो जाएंगी, उसका प्रभाव उसके गर्भ में पलने वाले बालकों पर पड़ता है। और बूढ़ों को अगर ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है तो जरा सी गिरने पर भी बूढ़े जरा गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां भुरभुरा करके टूट जाती हैं, जो बड़ी देरी से जुड़ती हैं। इसी प्रकार से अगर लौह तत्व की आहार में कमी होता है तो रक्त अल्पता जैसे रोग हो जाता है। खनिज लवण हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है, जिसके कारण हमारा शरीर कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम खास करके नज़रअंदाज कर देते हैं, पोषक तत्वों का जब नाम लेते हैं तो केवल 5 का गिनाते हैं और छठा हम जल भूल जाते हैं। कौन से? जिसमें कि आपके कौन कौन हैं ये? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनकी तो सभी गिना देते हैं और जल को हम भूल जाते हैं। लेकिन जल मनुष्य की मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। जल घोलक के रूप में कार्य करता है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग
66% जल होता है। प्राय सभी भोज्य तत्वों में जल की मात्रा विद्यमान होती है, अतः जल के बिना जीवन को जीना संभव नहीं है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इत्यादि कार्यों के लिए जल का नितांत आवश्यकता होती है। अगर मान लो आप पानी नहीं पिएंगे, 24 घंटे नहीं पीते हैं, तो आपको प्यास लगती है, आपको कमजोरी आने लगती है। 2 दिन नहीं पिएंगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे बेहोशी आ जाएगा, क्योंकि ये सारी क्रिया प्रभावित होती है, इंजेक्शन की, डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सक्रीशन की। अगर आप भोज्य तत्वों और उनका अनुपात देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कार्बोज हमारे जो भोजन, जब हम भोजन करते हैं, हमारा आहार ग्रहण करते हैं, तो उसमें 60 से 70% तक हमारे भारतीय के भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, 20 से 30% तक हमारा वसा होता है और 10 से 15% तक प्रोटीन होता है। ये मैंने आपको बताया उनका अनुपात। अब मैं आगामी वीडियो में आपको भोजन के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी कि किन किन आधारों पर भोजन का हम वर्गीकरण करते हैं। आज मैंने इनको एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया था। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।